नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट को नए सिलेबस के अनुसार। क्योंकि आप लोगों को पता चल ही गया है कि सिलेबस चेंज हो गया है, अब सिलेबस थोड़ा हार्ड हो गया है, ठीक है, पहले से ज़्यादा। अब बाकी सारी चीज़ें अगर चेंज हो रही तो हिंदी में भी थोड़ा सा बदलाव जरूर होगा, ठीक है। पहले क्या आता था, केवल पर्यायवाची शब्द आ जाता था, विलोम शब्द आ जाता था, एक आध प्रश्न और आ जाते थे साहित्यिक खंड से, ठीक है। लेकिन अभी हो सकता है कि अब की बार चेंज हो जाए और सिंपल आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप सारे प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर थोड़ा सा हार्ड आता है, अपना लेवल को अगर बढ़ाता है यहाँ पर, ठीक है, तो तब भी आप उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट को मैंने तैयार किया है कि आपके सारे खंड यहाँ पे क्या हो जाए, आपसे कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपके अपने फायदे के लिए, ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। ऑप्शंस है श्री राम शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, बनारसी दास चतुर्वेदी और महादेवी वर्मा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। अब जहाँ पर भी घुमक्कड़ी से संबंधित कोई चीज़ आ जाए, ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरी तिब्बत यात्रा, ये भी क्या है, घूमने तो गए होंगे, तो घुमक्कड़ी से संबंधित अगर कोई साहित्य आ जाए तो 99% ये मान के चलिएगा कि राहुल सांकृत्यायन जी वहाँ के रचनाकार होंगे, ठीक है। उसके अब हम चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है। हमको यहाँ पे कारक बताना है कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन से दिए हुए हैं यहाँ पे, संबंध, अधिकरण, संबोधन और अपादान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, हे राम तुम कहाँ हो, यानी कि राम को संबोधित किया गया है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में, ठीक है। तो यहाँ पे कारक कौन सा होगा? तो यहाँ पर कारक होगा कौन सा? संबोधन कारक होगा, ठीक है। कौन सा होगा? संबोधन, ठीक है। चलिए अब अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शंस है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर भी बुढ़ापा है, जवानी है या बचपन जैसे शब्द, इस तरीके की कोई संज्ञा आती है तो वहाँ पर हमेशा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वहाँ पर ऑप्शन होगा भाववाचक, ठीक है। वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा भाववाचक संज्ञा होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, पहले बता देता हूँ उसके बाद आंसर दे देंगे, कि जहाँ पर भी शब्द के अंत में कोई शब्द जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं? उस शब्द को हम कहते हैं प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें तो पूछी गई हैं यहाँ पे, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बात आ गई उपसर्ग की, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या परिभाषा होगा? तो जिस शब्द के शुरुआत में, ठीक है, क्या होता है, जिस शब्द के शुरुआत में कोई शब्द जुड़ा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए आप लोग इन शब्दों में देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है हानिकारक, लिखाई, उपकार और अपनापन। तो यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द शुरुआत में जुड़ा हुआ है, किस में जुड़ा हुआ है कोई शब्द। ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर, वो करेक्ट है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर उप जो है, उप शब्द को कार के आगे लगा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है।
क्या होगा, उपसर्ग हो जाएगा उप, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है औंधी खोपड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शंस हैं मूर्ख होना, कुछ निर्णय न कर पाना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना और झगड़ालू होना। ठीक है, तो औंधी खोपड़ी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि औंधी खोपड़ी है ये। ठीक है, ये जो है फला आदमी बहुत ही औंधी खोपड़ी है। मतलब क्या है, इसका साफ मतलब ये है कि मूर्ख है। ठीक है, ये आदमी जो है मूर्ख है। तो इसका जो सही आंसर बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर 1 मूर्ख होना। ठीक है, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है मर्मज्ञ, सुविज्ञ, विद्वान और निगुण। तो यहां पर जो सही आंसर बनेगा क्या बनेगा, वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मर्मज्ञ। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले को हम क्या कहते हैं, मर्मज्ञ कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। उपकुल में कौन सा समास है। ठीक है, तो मैं एक चीज बता देता हूं यहाँ पे, जहां कहीं पर भी आपको यथा दिख जाए, ठीक है, क्या दिख जाए, यथा, ठीक है, उसके बाद आ दिख जाए, ठीक, अ दिख जाए, उप दिख जाए, ठीक है, उसके अलावा अब दिख जाए, प्रति दिख जाए, ठीक, और उसके अलावा क्या दिखे, अनु दिखे। इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये शब्द अगर दिख जाए तो वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए इस शब्द में क्या जुड़ा हुआ है, इस शब्द में जुड़ा हुआ है कुल में उप जुड़ा हुआ है आगे। ठीक है, आगे उप लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा उसके अनुसार। ठीक है, तो उपकुल में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अगर हम पूछ ले यथासंभव तो वहां पे कौन सा समास होगा, तो वहां पे भी अव्ययी भाव समास ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है अपठित, अपभ्रंश, मौलिक, पठनीय। ठीक है, तो देखिए जो भी बिना पढ़ा हुआ अंश होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपठित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपठित। आप लोगों ने हाई स्कूल या इंटर के एग्जाम में जब एग्जाम देते थे तो वहां पे क्या आता था, अपठित क्या आते थे, वाक्यांश आते थे। ठीक है, एक पैराग्राफ आता था जो कि अपठित होता था, उसको आप पहली बार पढ़ते थे, वो कहीं किताब में नहीं दिया होता था। ठीक है, तो उसको हम बोलते थे अपठित। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चौराहा शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, कभी भी अगर आपको इस तरीके का शब्द दिखाई दे जिसमें आपका क्या दिखाई पड़े, कोई संख्यावाचक चीज़ें दिखाई पड़े, ठीक है, जैसे चौराहा है, तिराहा है, ठीक है, इस तरीके का अगर शब्द कहीं आपको दिखाई पड़े तो वहाँ पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, क्या होता है, द्विगु समास होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद। कौन थे दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किसको मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, साकेत, कामायनी, जयद्रथ वध और यशोधरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है साकेत, साकेत किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। जयद्रथ वध इसको भी मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। यशोधरा को भी इन्हीं ने ही लिखा है। एक यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कामायनी को मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है इसको, तो इसको लिखा है किसने, जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, किसने, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। ऑप्शंस हैं यशपाल, जैनेन्द्र,
भारतेंदु हरिश्चंद्र और उपेंद्रनाथ अस्क। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जैनेन्द्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। इसमें जो वाक्य दिए हुए हैं शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन से हमारे पास उसने पास आने के लिए कहा, ये तो अशुद्ध है। उसने मुझसे पास आने को कहा, ये भी अशुद्ध है। ठीक है, उसने मुझे पास आने को कहा, ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर करेक्ट होगा, उसने मुझे पास आने को कहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पे गलत है, उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध, देखिए यहाँ पर ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। सबसे जो शुद्ध वर्तनी है यहाँ पर वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, विशेष। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है। ठीक है, तो वर्णों का वो समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं क्या, वर्ड समूह भी नहीं कहते हैं। ठीक है, वर्ड समूह मतलब अगर क ख ग लगा दूं, मैं लिख दूं यहाँ पे क ख ग घ, ठीक है, तो इसका कोई अर्थ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वर्ड समूह को भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड समूह को जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। ठीक है, ये भी शब्द जो है क्या होता है, वर्डों का समूह तो होता है, उसको इस तरीके से अरेंज किया गया होता है कि उसका कुछ न कुछ अर्थ निकले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अमात्रिक है। अमात्रिक का मतलब जिसमें कोई मात्रा न लगा हो। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस हैं अमिताभ, कलरव, चहचहाना और कारखाना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है, जिसमें मात्राएं नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, अमात्रिक बोला गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। ऑप्शंस हैं दाती, दात्री, दात्री और धात्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका दात्री। ठीक है, ये दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पापी में कौन सा विशेषण है। ठीक है, ऑप्शंस हैं संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, किसी का भी ये गुण बताता है। ठीक है, कि कौन व्यक्ति पापी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग है। ऑप्शंस हैं कवियत्री, कवित्री और कवयित्री और कवियत्री। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, कवियत्री है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मीन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस हैं शिखी, शापक, विभावरी और मत्स्य। ठीक है, तो यहाँ पे मीन का मतलब होता है मछली। ठीक है, मछली का पर्यायवाची शब्द क्या है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ पे मत्स्य है। ठीक है, मत्स्य जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ऑप्शंस है आत्मजा, नंदिनी, भार्या और कन्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आत्मजा है, नंदिनी है और कन्या जो है, इन तीनों का जो अर्थ होता है एक होता है। क्या होता है, पुत्री होता है। ठीक है, तो अगर ये तीनों आपके एक जैसे हैं तो भिन्न अर्थ वाला कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे भार्या जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस है स्वर्गीय, अलौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, तो यहाँ पे अनुपम का जो पर्यायवाची शब्द है वो है अद्वितीय। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं कान का कच्चा होने का अर्थ है। ऑप्शन है यहाँ पे कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरों की बात मानना, कान का कमजोर होना। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका सुनी बात पर विश्वास करना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न है
लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है, हमको कारक बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? ऑप्शन नंबर 1 है अपादान कारक, 2 है संप्रदान कारक, 3 है कर्म कारक और चौथा है अधिकरण कारक। ठीक है, तो जब भी कभी किसी वस्तु से कोई चीज अलग होती है तो उसके अर्थ में कौन सा कारक होता है हमेशा? तो उसके अर्थ में होता है अपादान कारक। ठीक है, अगर पेड़ से पत्ता गिरता है तो वहां पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। तो यहाँ पे लड़का पेड़ से गिरा है तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको तैयारी में दिक्कत ना हो, आपके पास हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।